नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे मुद्दे पर जिसे आप लोग जान रहे होंगे भली भांति, और फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से मोहम्मद शमी को ट्रोल किया गया था पाकिस्तान से जब भारत की हार हुई, भद्दी भद्दी मतलब जो सो बातें कही गई, उसके ऊपर मैं ये इतना ही बताना चाहूँगा कि जो इस तरीके से कर रहे वो कौन है, जो इस देश में हमेशा से इस तरीके का एक मानसिकता रखे हुए कि जो तनाव पैदा करते हैं, जो मुस्लिम से घृणा पैदा करते हैं, जो मुस्लिम को नीचा समझते हैं। जिस मुसलमान ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा, फिर वैसे ही मुस्लिम एंगल डाला गया जब आर्यन खान का क्रूज ड्रग्स वाला जो प्रकरण है, जिसमें उनको अभी तक जो है सो बेल नहीं मिली है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तीसरा, लालू प्रसाद के आने के बाद जो बिहार की राजनीति की जो सरगर्मी और तापमान बढ़ा है, उसे देख करके लगता है कि राजद इस बार जो कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जो उपचुनाव होने वाला है, उसमें कुछ बेहतर करने जा रही है। खैर, अब उससे पहले आगे हम जब बढ़ें तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले इस चीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी करने की कोशिश कीजिए और हमारे मेल पे अपने सुझावों को भी भेजिएगा। मैं कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा पहले शमी के मुद्दे पर बात हो। ये काफ़ी एक तरीके से देखा जाए हमारे देश में जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। जो लोग शमी को निशाना बना रहे हैं, उन जैसे जहरीले लोगों को समझाना चाहिए और समझना चाहिए मोहम्मद शमी हैं कौन। मोहम्मद शमी वो हैं जो अपने फ्रैक्चर घुटने के साथ 2015 का वर्ल्ड कप खेला था और पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई थी। इसी वर्ल्ड कप में शमी ने फ्रैक्चर घुटने के साथ मैचों में 17 विकेट चटकाए थे। ये वही मोहम्मद शमी है जो 2019 के वर्ल्ड कप में अफ़गानिस्तान के खिलाफ मैच के आखिरी ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर भारत को शानदार जीत दिलाई थी। क्या सारे लोगों ने ये सब चीज़ को अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल दिया है? ये वही मोहम्मद शमी है जिसकी बेटी का ऑपरेशन हो रहा था। उस वक्त वो बेटी का साथ छोड़ देश के लिए खेलना मुनासिब समझा। इसी अगस्त में खेले गए इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट सीरीज़ के दूसरे मैच के बाद 56 रन भी बनाया था। लेकिन जो देश को जो है गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, जो नफ़रत पालते हैं, वो नफ़रत भूलने वालों के लिए तथ्य मायने नहीं रखता। वो लोग ऐसे हैं जो देश को सिर्फ खंडित देखना चाहते हैं, नफ़रत फैलाना चाहते हैं, विष घोलना चाहते हैं और यहाँ की देश की एकता अखंडता पर जो बार बार चोट करते रहें और वो आगे भी करते रहेंगे। करें तो क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े अपने ही जाल में जैसे उलझते जा रहे हैं। केपी गोस्वामी और मनीष जो उनके साथ हमेशा हर एक तस्वीर में दिखाई पड़ रहे हैं, जो ड्रग्स रेड में शुरू से ही सक्रिय माने जाते रहे, हर जगह एनसीबी अधिकारी समीर के साथ देखे गए। आखिर दाल में कुछ तो काला। किरण गोस्वामी खुद आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, दर्जनों केस उसके ऊपर है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन आरोप है। वो एनसीबी में कैसे कार्यरत है? अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया पुणे से। बाद में ये भी बात सामने आया कि इनके तार बीजेपी से जुड़े हैं, जिस बात को नकारा नहीं जा सकता। सारे सबूत मीडिया ने उजागर कर दिए हैं। मालूम होना चाहिए क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान के साथ पकड़े गए सभी को बेल और एनसीबी अधिकारी ने छोड़ दिया है। केवल आर्यन को पकड़ करके रखा जाना क्या समीर वानखेड़े को ईमानदारी अधिकारी बताएगा? इन पर पुष्प की वर्षा होती है। आखिर देश को क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? अगर एनसीबी का ये गवाह इन सब की पोल नहीं खोलता, रिकॉर्ड नहीं करता, जो सारे लोगों के सामने है, पूरे देश ने इस चीज़ को देखा है, कुछ सेकंड्स का वीडियो है, तो हर तरफ समीर की वाहवाही हो रही थी, जयगान हो रहा था और आज भी लोग कर रहे हैं। और आपराधिक छवि वाले जो गोस्वामी, मनीष, वो लोग साथ मिलकर के बॉलीवुड को निशाना बना करके रखे हुए हैं, उनसे पैसों की उगाही कर रहे हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। एनसीबी के गवाह ने आरोप लगाया कि 18 से 25 करोड़ की उगाही में सभी लोग संलिप्त हैं। अब सोचिए, एनसीबी का ही गवाह जिसको इन्होंने जबरन गवाह बनाया था, जैसा उसके बयान से पता चलता है, वो इन लोगों के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं कि 18 से 25 करोड़ लेने की जो है सो बात चल रही थी। उसने अपना पैन कार्ड भी समीर के व्हाट्सएप पर सेंड किया था, ये भी उसने ही बताया। सारे प्रकरण को मुस्लिम एंगल देने की नाकामयाब कोशिश शुरू है।
अब सही समय पर गवाह का बयान अगर नहीं आता तो फिर मामला कुछ और तरफ भी जा रहा होता। हो सकता है आर्यन ड्रग्स शौकिया तौर पर लेता रहा हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ नहीं लिया भी हो, लेकिन क्यों बेल और सब 7 जन जो इनके साथ पकड़े गए थे उनको बेल मिला, छोड़ दिया गया आर्यन खान के नाम पर ही, जैसे हर एक चीज़ जो सो बवाल और उनके नाम पर ही सब ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आर्यन के पास जबकि कोई ड्रग्स नहीं मिला है। समीर वानखड़े और उनके साथ काम कर रहे आपराधिक छवि का गोस्वामी मलाई मारने के फिराक में था। गोस्वामी की आंखें खुशी से चमक रही थी और आर्यन के साथ सेल्फी लेकर उसका दिल जैसे गार्डन गार्डन हो रहा था। वहीं समीर वानखेड़े अपने ही जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक एक के बाद एक समीर के खिलाफ सबूत मीडिया को दे रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है स्वयं समीर फर्जी तरीके से अधिकारी बने, उनका जाति सर्टिफिकेट, निकाहनामा सबके सामने आया। समीर की पत्नी और पिता के कथन दोनों अलग हैं और समीर इधर उधर भागे फिर रहे। ईमानदारी इतनी थी तो अदानी के एयरपोर्ट पर जो 9,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया उस पर मीडिया से लेकर केंद्र सरकार और एनसीबी भी, जो भी अधिकारी है उनके, क्यों चुप्पी साध ली है? कानून सिर्फ एक के लिए होता है या सिर्फ एक समुदाय के लिए होता है? अब देखना आगे यह है कि आर्यन खान को कब बेल मिलती है। हर बार सुनवाई होने से पहले ही कुछ न कुछ ऐसा वजह आ जाती है जिससे उनको बेल नहीं मिल पाता है। और खुद के रचे इस चक्रव्यूह में समीर वानखड़े निकल पाते हैं कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। अब बात बिहार में हो रहे उपचुनाव की करें तो सभी दल ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर के सीटों पर अपना ताल ठोकना शुरू कर दिया है। इसमें श्री लालू प्रसाद के आने के बाद बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ गया है। पूरे 4 सालों के बाद लालू प्रसाद यादव पूरे जोश में दिखे। भले ही आवाज़ उनकी कमज़ोर हो, लेकिन जोश गर्जना उनकी पुरानी थी। ये रैली महारैली से कम नहीं मानी जाएगी। लालू को देखते ही लोग झूमने लगे, बैरिकेडिंग तोड़ करके सब आगे आए। श्री लालू प्रसाद ने कहा, भाजपा वालों ने रेल जहाज सब बेच दिया है, बेरोजगारी बढ़ी है, कहा है सब हिसाब होगा, एक एक का हिसाब होगा। ऐसे भी नीतीश जी डर गए हैं और वो इस बार, श्री लालू प्रसाद ने कहा, वो इस बार उनका विसर्जन करने आए। तारापुर रैली में लालू जी ने कहा, नीतीश जी किसी के नहीं हो सकते, डरे हुए हैं और खुद ही मर जाएंगे, क्योंकि नीतीश जी ने उनके ऊपर कटाक्ष किया था कि अगर ऐसा तो गोली मार दें, तो उसके ऊपर ही लालू जी ने एक तीर जैसा मारा है। जैसे निकलने के बाद लालू जी का पहले चुनावी रैली था, भक्त चरणदास को भगचोनर कहने पर कांग्रेस भी लालू जी का घेराव करते हुए ये नहीं चूक रही है। दोनों सीट कौन दल जीतेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि लालू जी के आने के बाद बिहार में राजनीति का तापमान बढ़ सा जरूर गया है। आज के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने सुझावों को हम तक ज़रूर भेजें। जय हिंद, जय भारत।